हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। पहले एक न्यूज़ जान लीजिए कि मैं ये वीडियो 10 बजे डालता हूँ एट अर्ली मॉर्निंग, बट आज कुछ कारण के कारण मैं ये वीडियो 10 बजे नहीं आ पाया। आज लेट आया वीडियो, क्लियर, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था। अब लेट आया वीडियो तो आप एडजस्ट कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट टाइम 10 बजे मिलेगा। अब पहले मेरे वीडियो की जो स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको ये बताता हूं कि मैं पढ़ाने वाला क्या क्या हूं। तो देखो, सबसे पहले अपन जानेंगे जो मीटिंग हुई है, अभी ब्रिक्स की समिट चल रही है, उसमें जो मेन फोकस था इंडिया का, वो इंडिया और चाइना का जो मेन फोकस था कि मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग ऑन द बॉर्डर इशू इन ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसको रिजॉल्व करने के लिए ब्रिक्स में दोनों लीडर मिले और क्या डिस्कस हुआ इसमें, क्लियर। देन आफ्टर वो जानेंगे। फिर इसके बाद एवरी सिटीजन हैव राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, क्या है, स्टॉप बर्निंग का बड़ा ही इशू सुनने होंगे। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमाइंड किया है कि हर पर्सन पे एक राइट है, वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहेगा अंडर आर्टिकल नंबर 21। आप देखिए, ये इम्प्लीसिट मेंशन करा गया है कि एवरी पर्सन हैव अ राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, क्लियर। तो ये रिमाइंड किया। अब ये क्या है, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में हम जानेंगे, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 15, वो क्या कहता है वो भी जानेंगे। देन आफ्टर जर्मन के चांसलर आने वाले हैं इंडिया में, और 24 आज आ जाएंगे, 24 टू 26 तक ये रहेंगे इंडिया में, और ये डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडिया में। अभी मीटिंग होनी है 7th इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन मीटिंग, ये होनी है, और इस मीटिंग में क्या होगा वो सब जानेंगे, क्लियर। देन आफ्टर हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। 9th जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी कि जो इंटॉक्सिकेट लिक्वर होती है, जो आप हिंदी में बोलते हो, इंडिया में बोला जाता है जिसको दारू दारू बोला जाता है। तो इसमें क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 1990 में, जिसमें बोला गया कि इंटॉक्सिकेट जो लिक्वर होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री लिक्वर पर इम्पोज नहीं कर सकती टैक्स। अब इसका डिसीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी है स्टेट को कि नहीं दी कि वो इंडस्ट्री टॉक्सिकेट इंटॉक्सिकेट लिक्वर पर इम्पोज कर सकती है टैक्स की नहीं कर सकती, ये भी जानेंगे। देन आफ्टर राजीव रंजन सिंह हैज लॉन्च 2 इनिशिएटिव, क्या है, राजीव रंजन सिंह जो फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। अब वो कौन कौन से इनिशिएटिव है ये भी जानेंगे, और इसके एडिशनल 1-2 न्यूज़ और हैं, वो मैंने मेंशन नहीं किए, आगे आपको बताऊंगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रिक्स और मोदी साहब की मीटिंग हुई, मोदी और जी जिनपिंग की मीटिंग हुई, जो चाइना के प्रेसिडेंट है और इंडिया के हमारे पीएम हैं, इनकी मीटिंग हुई ब्रिक्स पर। ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर हो रही है, कजान के अंदर, रशिया के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। अब इस मीटिंग में सबसे मेन फोकस था कि मोदी साहब और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग की मीटिंग पर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि क्या है कि 2020 से इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ चल रहा है। इंडिया और चाइना का, सॉरी नॉट पाकिस्तान का, इंडिया एंड चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है ऑन द बॉर्डर एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। अब वो कौन कौन से पॉइंट हैं ये भी जानना जरूरी है। तो वो पॉइंट है दीपसांग प्लेन, देन आफ्टर गलवान वैली, घोगरा हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ साउथ पेंगोंग लेक, और ईटीसी कुछ सारे कई सारे पॉइंट हैं जिसमें इंडिया और चाइना की आर्मी आपस में भिड़ रही है, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था, ये हर लेक्चर में बता रहा हूं कि इंडिया और चाइना बड़ा ही प्रयास कर रही है इसको रिजॉल्व करने के लिए, बट क्या हाई लेवल की मीटिंग नहीं हो रही थी। हाई लेवल की मीटिंग क्या है, जो हायर ऑथोरिटी है इंडिया और चाइना के, जैसे जो
चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और हमारे मोदी साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इनकी इंडिविजुअली मीटिंग नहीं हो पा रही थी, इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और लास्ट टाइम मुलाकात इनकी 2019 में हुई थी। 2019 में जब शी जिनपिंग हमारे इंडिया आए थे और तब इन दोनों की मीटिंग हुई थी। और 2020 में इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू स्टार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर आप रियल यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि चाइना कभी भी वार नहीं चाहती, चाइना कभी लड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसका मेन फोकस होता है ट्रेड को एनहांस करना। और चाइना इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी कंसिडर किया जाता है चाइना को हमेशा। और वो कभी भी नहीं जानती वार करना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी इकोनॉमी बहुत पीछे जाए। एक होता है जो लड़ता है और एक होता है जो धमकाता है। तो चाइना सिर्फ ओनली धमकाती है, वो लड़ती कभी नहीं है। वो अपनी पावर से लोगों को, दूसरी कंट्री को धमकाती है सिर्फ ओनली। और वो इस बात को भी जानती है कि अगर वार होगा तो हमारी कंट्री बहुत पीछे चले जाएगी और हमारी इकोनॉमी है सिर्फ ओनली एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी। क्या है? एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और चाइना, जो इंडिया है, चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया बढ़ा ही लेता है। तो वो जानता है कि इंडिया हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया से लड़ गए तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और देन आफ्टर हमारी इकोनॉमी भी डाउन हो सकती है, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द चाइनीज प्रोडक्ट। जितने भी आप मोबाइल या ओप्पो, ज़ियोमी या रेडमी ये फ़ोन यूज़ करते हो, ये सब चाइनीज मेड है। आप देखिए, इवन जो मैं ये कैमरा यूज़ कर रहा हूँ आपको शूट करने के लिए, ये भी एक चाइनीज़ कंपनी का कैमरा है। हालांकि ये वो चीज़ नहीं है, पहले चाइनीज़ के प्रोडक्ट माने जाते थे कि ये टिकाऊ नहीं होते हैं। अब चाइनीज़ के प्रोडक्ट ब्रांडेड हो गए हैं। क्या हो गए? चाइनीज़ के प्रोडक्ट अब ब्रांडेड हो गए हैं और चाइनीज़ के प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हो गए हैं। शॉर्ट टर्म तक नहीं रहे वो, अब वो लॉन्ग टर्म तक के रह गए। लंबे रेस के घोड़े हो गए हैं वो। अब वो छोटी रेस के गधे नहीं है चाइनीज़ प्रोडक्ट कि ये जिस दिन खरीदा उसके अगले दिन खराब हो गया। अब चाइनीज़ प्रोडक्ट लंबे समय तक चलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जो वन प्लस यूज़ करते हो मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल यूज़ करते हो, रेडमी का मोबाइल यूज़ करते हो, ये जितने भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ये सब चाइनीज़ मोबाइल हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चाइना कभी चाहती नहीं कि इंडिया से हमारा वार हो। क्लियर? क्लियर? अब देखो क्या है, अब इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया गया। देखो, इस मीटिंग में दोनों लीडर ने एक बात बोली कि पीस होना चाहिए, पीस इन बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया पर पीस होना चाहिए। और इन्होंने, दोनों लीडर ने 3 पॉइंट पर फोकस किया। कौन कौन से? म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। क्लियर? ये बॉर्डर एरिया पर बोला गया कि दोनों कंट्री में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों कंट्री एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और सेंसिटिव रहें दोनों इशू पर, कोई वार नहीं होना चाहिए बॉर्डर एरिया पे। और मैंने बताया था कि इंडिया भी कई सारा प्रयास कर रही थी 2020 से कि चाइना से कई सारा ये बॉर्डर इशू चल रहा है, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये रिजॉल्व हो जाए, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए ये बात। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मीटिंग में डिस्कस किया गया, ये मीटिंग हुई थी। अब मैं समझाता हूं ब्रिक्स में दूसरी बात क्या हुई। देखो, दूसरी बात, जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, पुतिन साहब ने क्या बोला कि पुतिन साहब पर अभी वेस्टर्न कंट्री का सैंक्शन लगा हुआ है। क्या लगा है? वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शन लगा हुआ है रशिया के ऊपर ऑन द इश्यू ऑफ रशिया और यूक्रेन के वार के कारण। किस कारण? रशिया और यूक्रेन के वार के कारण वेस्टर्न कंट्रियों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। और आप जानते हो कि सैंक्शन लगने के बाद कई सारी कंट्री पर, जिस भी कंट्री पर सैंक्शन लगता है उसका ट्रेड रिड्यूस होते जाता है।
क्या होते जाता है, ट्रेड रिड्यूस होते जाता है। और आप ये भी जानते हो कि जो इंटरनेशनल पर ट्रेड होता है उसका एक ही सोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड अ डॉलर। डॉलर के जरिए ही ट्रेड किया जाता है। क्या किया जाता है, डॉलर के ही जरिए ट्रेड किया जाता है। और इसी को देखते हुए रशिया ट्रेड नहीं कर पा रही है विद अ डिफरेंट कंट्री। अब रशिया ने नई स्ट्रेटजी फाइंड आउट करी। इवन कई सारी कंट्रियां भी इस चीज को फेस कर रही है कि उसके पास फॉरेन रिजर्व बचा नहीं है। अगर उसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचेगा तो वो ट्रेड कैसे करेगी, वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कैसे करेगी। तो इसका भी तोड़ निकाला है। रशिया ने बोला है कि अब ट्रेड में लोकल करेंसी का भी यूज होना चाहिए। जैसे रशिया की लोकल करेंसी है, इंडिया की लोकल करेंसी है रुपया, जो रुपये आप यूज करते हो, इट इज अ इंडियन लोकल करेंसी। तो देयर इज नो नीड ऑफ द डॉलर टू ट्रेड बिटवीन कंट्री और दी अमोंग कंट्री। रशिया ने क्या बोला कि लोकल करेंसी से भी ट्रेड किया जाए या अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम फाइंड आउट किया जाए। क्या किया जाए, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम फाइंड आउट किया जाए और लोकल करेंसी से भी ट्रेड किया जाए। दैट इज द सेकंड पॉइंट टू बी डिस्कस इन द ऑन द साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स मीटिंग दैट हेल्ड इन कजान रशिया। क्लियर क्लियर। तो 2 पॉइंट आप याद रखोगे। पहला पॉइंट क्या है, मीटिंग किसकी हुई, शी जिनपिंग और मोदी साहब की ऑन द इशू ऑफ बॉर्डर एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख, जो कि स्टैंड ऑफ चल रहा है 2020 से, उसको रिजॉल्व किया जाए। दूसरी बात, ब्रिक्स में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया रशिया के कि लोकल करेंसी का यूज करा जाए ट्रेड होने में। दैट इज द सेकंड पॉइंट टू बी डिस्कस इन कजान रशिया ऑन द ब्रिक्स समिट। और एक और बात मैं आपको मेन इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपको जल्दी ही ब्रिक्स समिट और ब्रिक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाने वाला हूं, जिसमें आपको इनिशियल से लेकर एंड तक पूरा क्लियर करूंगा। इवन कजान की समिट के पॉइंट भी डिस्कस करे जाएंगे उसके अंदर, और इंडिया का क्या इशू है इसके अंदर, और इंडिया का क्या बेनिफिट है इफ इंडिया जब बिकम अ मेंबर ऑफ इवन एग्जिस्ट करती है मेंबर, तो उसका क्या बेनिफिट होगा इंडिया को। क्लियर क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इन फेवर ऑफ आर्टिकल नंबर 21। क्या है आर्टिकल नंबर 21? आर्टिकल नंबर 21 कहता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आप जानते हो हमारे फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21। और क्या है, राइट टू लाइफ इज अ एक्सप्लिसिट आर्टिकल, हमें एक्सप्लिसिट दिखा रहा है। और इम्प्लिसिट आर्टिकल, उसके अंदर इम्प्लिसिट है एक कि हर पर्सन पर राइट है कि वो लिव कर सकता है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में। मीन्स एवरी पर्सन हैव अ राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दैट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल नंबर 21। क्या अंडर आर्टिकल नंबर 21 में इम्प्लिसिट करा गया है कि राइट टू फ्रीडम टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये इम्प्लिसिट मेंशन करके रखा है आर्टिकल नंबर 21 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो स्टब बर्निंग हो रही है, क्या हो रही है, कई सारी स्टेट में स्टब बर्निंग हो रही है। अब ये स्टब बर्निंग क्या है, तो आप जानते हो स्टब बर्निंग का मतलब होता है जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को जला देते हैं। क्या करते हैं, जब फसल को हार्वेस्ट करने के बाद जो पैडी की फसल होती है उसमें आग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं। अब जो फायर से पॉल्यूशन होता है वो जाता है दूसरी स्टेट में। जैसे आप जानते हो कि दिल्ली सबसे बड़ी विक्टिम है इस स्टब बर्निंग का, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन स्टेटों में स्टब बर्निंग होती है। और इस स्टब बर्निंग का जो धुआं निकलता है, वी कैन से पॉल्यूशन निकलता है, वो पूरा दिल्ली में जाता है। और दिल्ली में जब जाता है तो इससे क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है दिल्ली में। इवन दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि क्या बताऊँ आपको। इवन मैं कुछ 6 साल दिल्ली में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि दिल्ली में क्या हालत हो जाती है जब विंटर स्टार्ट होता है। मीन्स सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में इवन आप इनहेल नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, इतना गंदा माहौल हो जाता है दिल्ली के अंदर जब विंटर स्टार्ट होता है। तो ये पूरा स्टब बर्निंग का पूरा मामला है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी पेटिशन गई कि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया
कि स्टफ बर्निंग को कंट्रोल किया जाए। स्टेट दिन प्रतिदिन फेल होते जा रही है स्टफ बर्निंग को कंट्रोल करने में। स्टफ बर्निंग को कंट्रोल करने में स्टेट फेल होते जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले तो स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि पहले तो आपको याद दिला दूं कि हर पर्सन पर राइट है कि वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहेगा, जो हमें फंडामेंटल राइट दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 21 में, कि हर पर्सन के पास राइट है कि वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहेगा। अगर कहीं भी पॉल्यूशन होता है और आपको अगर दिक्कत होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं अगर आपको पॉल्यूशन हो रहा है किसी भी चीज़ से, या साउंड पॉल्यूशन अगर आपके लिए कुछ भी हो रहा है, इवन आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसके खिलाफ पिटीशन लगा सकते हैं। आपको फंडामेंटल राइट है इस चीज़ का, याद रखना। अब क्या है, तो स्टफ बर्निंग के लिए कई सारे लोग बाग गए इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को रिमाइंड किया कि आप गलत कर रहे हो, ये हर पर्सन पर राइट है कि वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह सकता है। क्या रह सकता है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में वो रह सकता है, ये हर पर्सन का फंडामेंटल राइट है। क्लियर? अब क्या बोला गया कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले तो आपने एक लॉ निकाला था, एक कानून निकाला था जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में आपने एक लॉ निकाला था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और इसमें तुमने अमेंडमेंट भी किया था एक, अभी राइट नाउ रिसेंटली अमेंडमेंट भी किया था, सेक्शन 15 ऐड कर दिया था आपने। क्या ऐड कर दिया था? इस लॉ के अंदर सेक्शन 15 ऐड कर दिया था। पहले क्या था, सेक्शन 15 में अगर कोई भी वॉयलेट करता है इस कानून को तो वो पेनल ऑफेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पेनल ऑफेंस। अब क्या है, अब कर दिया है अमेंडमेंट होने के बाद, अब ये फाइन लगाया जाएगा, फाइन इंपोज किया जाएगा बाई आर्बिट्रेशन ऑफिसर, बाई आर्बिट्रेशन ऑफिसर के द्वारा फाइन लगाया जाएगा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? जो कि वॉयलेट कर रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। समझ रहे हो मेरी बात को? जो भी पर्सन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को वॉयलेट कर रहा है तो सेक्शन 15 कहता है कि उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जाएगा। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अगर कोई भी बिना वजह का पॉल्यूशन कर रहा है, आग लगा रहा है, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का अमेंडमेंट हो चुका है, जिसमें सेक्शन नंबर 15 है। अगर कोई भी आपका पड़ोसी, आपका नाइबर, अगर वो बिना वजह पॉल्यूशन कर रहा है तो आप उसके ऊपर शिकायत कर सकते हो और उसके ऊपर फाइन लग सकता है और इम्पोज होगा फाइन अच्छा खासा। तो इवन क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 21, जिसमें बोला गया है इम्प्लिसिटली कि आपके पास राइट है, आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये राइट है आपका, फंडामेंटल राइट। कोई भी पड़ोसी आपका पॉल्यूशन करता है तो उसको बता देना कि सेक्शन नंबर 15 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बोला गया है कि अगर कोई भी पॉल्यूशन फैलाता है और इवन शिकायत होती है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा आर्बिट्रेशन ऑफिसर के द्वारा। क्लियर? तो देखो दोस्तों, अब क्या है, क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 15 आपने ठीक अमेंडमेंट तो कर दिया, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा कि आपने सेक्शन 15 में बोल दिया कि आप पे इम्पोज फाइन लगेगा। क्लियर? बट आपने उसमें आर्बिट्रेशन ऑफिसर अभी तक अपॉइंट क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया? आर्बिट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट अभी तक क्यों नहीं किया? पहले तो आप आर्बिट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट करो, जो कि जिसके पास पावर है, जो कि फाइन लगा सकता है। आपने वो अपॉइंट ही नहीं किया अभी तक, तो आप क्या कर रहे, मक्खी मार रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये वर्ड नहीं बोले, ये मेरे वर्ड है आपको हंसाने के लिए, मक्खी तो नहीं मार रहे थे वो। तो यही आर्बिट्रेशन ऑफिसर आपने अभी तक अपॉइंट क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा कारण था। क्लियर? तो समझ गए होंगे आप, आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपन
नेक्स्ट है जर्मन चांसलर ओलेफ स्कोल्ज। ये जर्मन के चांसलर है, जर्मनी के चांसलर। जैसे हमारे यहाँ पर पीएम होता है ऐसे ही जर्मनी में चांसलर होता है। ओलेफ स्कोल्ज नाम से एक चांसलर है जो जर्मनी के चांसलर, ये इंडिया आने वाले हैं। अब इंडिया क्यों आने वाले हैं, क्या रीज़न है? तो देखो इंडिया जो आने वाले हैं ये आएंगे आज, इंडिया में आज आने वाले हैं और ये 2 दिन रहेंगे। 26 अक्टूबर तक ये इंडिया में रहेंगे, 24 से 26 अक्टूबर तक ये इंडिया में रहेंगे। क्लियर क्लियर। अब ये डिस्कस क्या करेंगे, तो क्या है कि इंडिया और जर्मनी की एक डील है, इंडिया और जर्मनी की एक डील है जिसमें क्या है, इंडिया और जर्मनी की बाई एनुअल मीटिंग होती है। मींस 2 साल में एक बार मीटिंग होती है। कौन सी मीटिंग? इंटर गवर्नमेंट कौन सी? कंसल्टेशन, इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन वी कैन से। अब ये मीटिंग हो रही है कहां पर? न्यू दिल्ली में। और ये 7th मीटिंग है। 6th मीटिंग जो 2 साल पहले हुई थी 2022 में जर्मनी के अंदर, अब ये 7th मीटिंग न्यू दिल्ली में होनी है, इसलिए जर्मन के चांसलर इंडिया आने वाले हैं। अब इस मीटिंग का मेन मोटिव क्या है? जो कि मीटिंग हो रही है, ये इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन जो न्यू दिल्ली के अंदर, इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है कि इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को एनहांस करना। क्या करना? इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को एनहांस करना। इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को एनहांस करना और स्ट्रेटजिकल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। अब इसमें क्या है, कई सारे मिनिस्टर इवन जर्मनी के और इंडिया के पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन है इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को एनहांस करने के लिए, इसमें कई सारे मिनिस्टर इवन जर्मनी के और इंडिया के पार्टिसिपेट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कौन कौन से थोड़ा देख लेते हैं अपन। जैसे डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ईटीसी। इसमें कई सारे मिनिस्टर इंडिया और जर्मनी के पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को एनहांस करें। और आप एक और बात याद रखना, इंडिया और जर्मनी ने 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी थी। क्या करी थी? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी थी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी मीटिंग हो रही है। जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया आने वाले हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन स्टेट। क्या है? स्टेट के पास पावर थी पहले कि वो टैक्स लगा सकता है इंटॉक्सिकेट लिक्वर के ऊपर। अब देखो ये क्या है, पूरा मामला समझिए। क्या हुआ था कि 1990 में, 1990 में एक सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन गई। क्या गई पेटिशन? कि जो इंटॉक्सिकेट लिक्वर है, मतलब जो जहरीली लिक्वर नहीं है, जो दारू, जिसको इंडिया में हमारे दारू बोलते हैं, दारू। और दारू पीना तो मतलब लोगों ने ऐसा शौक बना लिया है दारू पीने का कि खुशी हो, गम हो, चाहे बड़ा ही खुशी का मौका हो तो दारू पीनी है, बस ड्रिंक करना है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडिया का, दुर्भाग्य है कि लोगों को नशा करते जा रहे हैं। लोग बाग खुशी हो, गम में तो चलो समझ में भी आता है, लोग बाग दारू पी रहे हैं, पर खुशी के मौके पर भी दारू पीते हैं लोग बाग। तो दारू पीना सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की जो मृत्यु हो रही है, जो लीवर फेल हो रहा है। तो दारू से बिल्कुल दूर रहें, ये गंदी आदत है। बिल्कुल खुशी पर काजू खाएं, दुखी पर कुछ और खाएं। क्लियर? तो चलो देखो, ये तो बकवास थी। इंटॉक्सिकेट लिक्वर क्या होती है? देखो 1990 में क्या हुआ था, एक पेटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें बोला गया कि स्टेट के पास पावर है कि नहीं है। क्या पावर? कि जो इंटॉक्सिकेट लिक्वर हैं, जो
जहरीली नहीं है लिक्वर, उस पर टैक्स लगा सकती है। अब उसका एक्सटेंड कहाँ तक है, वी कैन से उसके अंदर इंडस्ट्री का लिक्वर भी कवर करा गया है क्या, जो इंडस्ट्री में लिक्वर यूज करा जाता है वो भी कवर किया गया है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में 7 जज की जो बेंच बैठी थी, 5 की थी या 7 की थी, आई थिंक आई भूल गया मैं, 7 जज की बेंच थी, क्लियर। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो इंडस्ट्री का लिक्वर है उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। वी कैन से इनटॉक्सिकेट लिक्वर के अंदर सिर्फ ओनली वाली लिक्वर आती है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, ऐसी आती है किसमें, इनटॉक्सिकेट लिक्वर में, क्लियर क्लियर। बट इसके अंदर यह भी बोला गया कि इंडस्ट्री का लिक्वर है उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। अब क्या हुआ, फिर से पेटिशन लगी इस, और ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बोलते हैं सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्लियर। ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि स्टेट के पास पावर नहीं है, वो इंडस्ट्रियल लिक्वर पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो और 2010 में इस डिसीजन को रेफर कर दिया, क्या कर दिया, 2010 में इस डिसीजन को रेफर कर दिया 9 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर रेफर कर दिया इस डिसीजन को। अब इस डिसीजन को रेफर तो कर दिया, अब ये डिसीजन आ चुका है और स्टेट को पावर दे दी है कि वो इंडस्ट्रियल लिक्वर पर भी टैक्स लगा सकती है। तो उससे क्या होगा, स्टेट का टैक्स एनहांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट का टैक्स एनहांस हो जाएगा। स्टेट को पावर मिल गई है, अब स्टेट इतनी खुश है कि हमें फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होगी, हमें इंडस्ट्रियल लिक्वर पर भी टैक्स लगा सकते हैं। अब डिसीजन क्या है, किस चीज में मेंशन करके रखा है, तो पढ़ते हैं अपन। देखो क्या है, आप जैसे जानते हो कि स्टेट लिस्ट, आप स्टेट लिस्ट तो जानते हो, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 8 क्या कहती है, एंट्री नंबर 8 कहती है इनटॉक्सिकेट लिक्वर के बारे में, इनटॉक्सिकेट लिक्वर के बारे में कहती है, जिसमें पावर देती है स्टेट को कि जो ह्यूमन कंजम्पशन की लिक्वर है उस पर स्टेट टैक्स लगा सकती है। किसको छोड़कर, किस चीज को छोड़कर, इंडस्ट्रियल जो लिक्वर है उसको छोड़कर ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इनटॉक्सिकेट लिक्वर है उस पर टैक्स लगा सकती है, क्लियर। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ये क्लियर नहीं है कि जो इनटॉक्सिकेट लिक्वर है इसमें इंडस्ट्रियल लिक्वर भी इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, इंडस्ट्रियल लिक्वर भी इंक्लूड है इसके अंदर। क्यों इंक्लूड है, क्योंकि क्या है, स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट के पास पावर है, वो इंडस्ट्रियल लिक्वर पर भी टैक्स लगा सकती है, इंडस्ट्रियल लिक्वर पर भी टैक्स लगा सकती है। और स्टेट के पास पावर है क्योंकि इनटॉक्सिकेट लिक्वर का मतलब ह्यूमन कंजम्पशन लिक्वर नहीं होता, इसका ह्यूमन कंजम्पशन लिक्वर तो होता ही होता है और इंडस्ट्रियल लिक्वर भी मतलब होता है इसका, इसके सभी मतलब हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो इनटॉक्सिकेट लिक्वर है इसका जो फ्रेज है ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है फ्रेज, इसका फ्रेज बहुत बड़ा है, इसमें सारे लिक्वर इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, सारे लिक्वर इंक्लूड है, इवन ह्यूमन कंजम्पशन का भी और इंडस्ट्रियल यूज का भी। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप पूरी तरह समझ रहे होंगे ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। इवन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अब स्टेट को पावर मिल गई है, अब वो इंडस्ट्रियल लिक्वर पर भी टैक्स लगा सकती है एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि 9 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, जिसमें से 8 जज फेवर में थे स्टेट के और 1 जज फेवर में नहीं थी, वो थी जस्टिस बीवी नागराथा। कौन सी, जस्टिस बीवी नागराथना, ये फेवर में नहीं थी स्टेट के, पर 8 जज फेवर में थे। स्टेट को अब पावर मिल गई है, मेजोरिटी जीत गई है, अब वो इनटॉक्सिकेट लिक्वर पर टैक्स लगा सकती है जिसमें इंडस्ट्रियल लिक्वर भी इंक्लूड है। क्लियर क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है इंडिया कुड साइफन ऑफ 0.7% जीडीपी ड्यू टू साइबर फ्रॉड। क्या है दोस्तों, अभी इंडियन साइबर क्राइम
इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या सेंटर। क्या है? साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं I4C। इसने क्या बोला है कि जो साइबर फ्रॉड हो रहा है इंडिया के अंदर, जो आपने देखा हो, कभी आपके पास फोन आता है, आपसे बोला जाता है कि आपकी लॉटरी निकल गई है इतने करोड़ की, आप जल्दी अपने अकाउंट की डिटेल और आधार कार्ड की डिटेल भेज दीजिए, जिससे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जो आपकी लॉटरी निकली है। आप बड़े खुश, आपने भेज दी डिटेल, आपके पैसा अकाउंट पूरा साफ। क्लियर? तो इंडिया में जो इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर है, इसने बोला है कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इससे इंडिया का लॉस कितना हो रहा है? इससे इंडिया का लॉस हो रहा है 0.7% जीडीपी। कितना लॉस हो रहा है? 0.7% जीडीपी इन फ्यूचर इंडिया को लॉस होगा साइबर फ्रॉड से। कितना लॉस होगा? साइबर फ्रॉड से इंडिया को लॉस होगा 0.7% जीडीपी। तो इंडिया को कई सारे बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? क्लियर, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है राजीव रंजन। राजीव रंजन सिंह कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, क्लियर? ये यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के। ठीक है, राजीव रंजन सिंह। अब ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। कौन कौन से इनिशिएटिव? एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इन्होंने कि ये एनिमल डिसीज सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो एनिमल में डिसीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पहला इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? पहला इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो पेंडेमिक आ जाता है, एनिमल के अंदर डिसीज हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए पहला इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि ये 21 लाइव स्टॉक सेंसस कराएंगे। क्या कराएंगे? 21 लाइव स्टॉक सेंसस कराएंगे। ये 2 इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है। सिंपल है, याद रखना, ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। तो इसी के साथ 24 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल उसी टाइम पर 10 बजे। आज वीडियो लेट हो गया, आधे घंटे या पौन घंटे लेट हो गया, क्योंकि कारण कुछ और था, शायद मेरी नींद ना खुली, इससे भी हो सकता है कारण। क्लियर? मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।